आज का पाठ है चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन पूरे यूनिवर्स के लिए एक कॉमन थिंग है। जब भी कोई बच्चा भाग रहा है या साइकिल राइड कर रहा है तो उसमें मोशन होता है। आप कोई भी सपोज़ लीव्स हैं, लीव्स पेड़ से गिर रहे हैं, उसमें भी मोशन है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग वी इनहेल एंड एक्सहेल, तो उसमें एयर इन जा रही है, एयर आउटवर्ड जा रही है, तो उसमें एयर का मोशन हो रहा है। इवन आर ब्लड वो फ्लो करता है हमारी आर्टरीज वेन्स में, तो उसमें भी मोशन है। तो और भी मोशन टाइप के एग्जांपल जैसे कार्स, व्हीकल्स जो भी हैं जो रोड पर चल रहे हैं वो मोशन में हैं सारे। एंड प्लैनेट्स जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, हमारी सैटेलाइट्स जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रही हैं वो भी मोशन में है। तो बेसिकली मोशन है क्या? मोशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना जो सपोज दिस इज़ द कार एंड इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ इनिशियली यहाँ पर ये पोजीशन है इसकी ए, एंड कुछ टाइम के बाद इसने मूवमेंट करी है, कहाँ पर पहुँच गई? पोजीशन बी की पर। तो इसने क्या किया? इसने चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, इट इज़ बेसिकली मोशन। एंड मोशन इज़ अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट। हम इसको 1D में भी पढ़ेंगे, इसको 2D में भी पढ़ेंगे और इसको 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी इन 1 डायमेंशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं एक सिंगल ट्रैक में स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे दिस इज़ द सिंगल ट्रैक, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही ट्रैक पे मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही ट्रैक पे ही मूव कर रहा है सिंगल स्ट्रेट लाइन में, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? इसके बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ NCERT, एंड NCERT को ही रेफ़र करेंगे हम। सो आप अपनी NCERT बुक सामने रखें या फिर अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखें। एंड बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। सो आफ्टर स्टडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स मैं आपको रिवाइज़ कराऊँगी और पूछूँगी कि आपको समझ में आया नहीं। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपको ये चैप्टर क्लियर करना है और कोई भी डाउट नहीं रखना तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट विद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एंड इसके मेन टर्म्स कंपोनेंट्स पर चलते हैं जैसे कि पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। एंड हमने मोशन में मैंने आपको बता दिया है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में होता है। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज़ अ रेफरेंस पॉइंट एंड अ सेट ऑफ एक्सेस। अगर हमें कोई पर्टिकुलर मोशन के बारे में बताना है तो हमें क्या चाहिएगा? उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा और एक सेट ऑफ एक्सेस चाहिए होंगे। सेट ऑफ एक्सेस मतलब वही जो हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, एक्स एंड वाई एक्सेस, या फिर 3 डायमेंशन की बात करें तो एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस। क्लियर? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस मैंने बताया आपको। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? ओ। और उस वो ही हमारा रेफर करता है एज अ रेफरेंस पॉइंट। इफ़ आई ड्रॉ दिस फॉर यू, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, आर रेफरेंस पॉइंट, this x is the x-axis, this is y-axis and this is z-axis. These 3 axes are mutually perpendicular to each other. ये आपस में तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं आपस में। एंड इनके कोऑर्डिनेट x, y, z on an object describe the position of object with respect to the coordinate system. To measure the position of a clock in this time and the coordinates along with the clock constitute to the frame of reference. पहला रेफरेंस पॉइंट हमने बता दिया वो क्या होता है? इन तीनों का इंटरसेक्शन जिसको हम O कहते हैं। और अगर हम सपोज़ कोई एक पॉइंट ले रहे हैं इस एक्सिस में, एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस किसके रिस्पेक्ट में? उसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में होगी। और अगर हम इसके साथ साथ टाइम भी मेंशन कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? इफ़ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम and the object is said to be in motion and the object is said to be rest with respect to the frame of reference. अगर वो कोई भी तीनों में से एक आपका वो चेंज कर रहा है कोऑर्डिनेट टाइम के साथ, तो क्या कहलाता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, जो उसकी वैल्यूज़ पहले थी, सपोज 2, 3 एंड 5, ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो गई -2, 4 एंड 6,
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी चेंज हो गई, सो इसमें चेंज आया है सपोज़ 10 सेकेंड्स के बाद, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है, मोशन में है, इसमें चेंजेस आए हैं। और अगर ये एज इट इज़ रहती है सेम, कोई चेंज नहीं है, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पर है। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन। We are discussing here NCERT and that too complete NCERT based ही explanation है, because NCERT is the basic and एक reference book है आपकी, जो आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए ताकि आप उसके बाद आगे और बुक्स को रेफ़र करो। मेरा भी मानना यही है कि आपको पहले NCERT ही डीप में पढ़नी चाहिए, वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन, एंड उसका हर एक मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए। अब चॉइस ऑफ एक्सेस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड, अब आप कौन कौन सी एक्सेस चूज़ कर रहे हो वो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप मोशन किसी 1 डायमेंशन का बता रहे हो तो आप 1D चूज़ करोगे, अगर आपका 2 डायमेंशन है तो 2D, अगर 3 डायमेंशन है तो 3 एक्सेस, तो ये 3 एक्सेस आप चूज़ करोगे अगर 3 डायमेंशन का चूज़ कर रहे हैं तो। सपोज़ हम किसी एक ऑब्जेक्ट को, कोई एक बॉल है जो हमने एक स्ट्रेट लाइन में फेंकी है, तो इसके लिए सिर्फ हम वन डायमेंशन मोशन चूज़ करते हैं। और अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल, सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, बॉल को आपने थ्रो किया, ठीक है, तो उसमें हम इसका हाइट, इसका वाई एक्सिस भी देखेंगे और एक्स एक्सिस भी देखेंगे, एक्स भी कंसिडर करते हैं और वाई भी कंसिडर करते हैं, तो इसमें हम 2 डायमेंशन लेंगे। और अगर सपोज़ कोई भी, हम इसको थोड़ा केमिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं कि गैस का पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल का तो रैंडम मोशन होता है, इसका रैंडम मोशन हमारा 3 डायमेंशन में पढ़ाया जाता है। सो ये जो 3 टाइप के एग्जांपल्स हैं, इसमें अभी हमें मेन जो कंसिडर करना है वो क्या है, 1 डायमेंशन, मतलब स्ट्रेट लाइन, जो इस चैप्टर में हमें मेन पढ़ाया जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्क्रिप्शन इवेंट पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग इन अ रोड, यू कैन डिस्क्राइब द कार विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू और टू द ग्राउंड। आप खुद को रेफरेंस ले सकते हो या फिर ग्राउंड पर कोई पॉइंट है जिससे आपने उसको रेफरेंस माना है। रेफरेंस चेंज हो सकता है, बट पूरे उस सिनेरियो में अगर आपने कोई एक रेफरेंस चूज़ कर लिया है तो वो वही रहेगा। पर्सन टू पर्सन उसका रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, बट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन सिटिंग इन नेक्स्ट कार, द कार इज़ एट रेस्ट। मतलब अगर कोई और पर्सन, मतलब मैं यही बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से सपोज़ मैंने खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ किया है, तो मेरे हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है, ठीक है। मैं ट्रेन के बाहर हूँ, ठीक है, मैं ट्रेन के बाहर हूँ और ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन बाहर से व्यू करने पे ट्रेन मोशन में है, बट मैं ट्रेन के अंदर हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बाहर का स्पेस जो है वो मूविंग है, क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर हूँ। तो ऐसे ही पर्सन टू पर्सन आपका रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होने की वजह से हमें मोशन अलग अलग अपीयर हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में अपीयर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में अपीयर हो सकता है। सो टू डिस्क्राइब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम जनरली यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस, सो इट कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, देन वी मेजर द पोजीशन। हम क्या करते हैं, पोजीशन चूज़ करते हैं उसके ओरिजिन ओ से, तभी हम बता पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या तो अगर राइट में जा रहा है तो हमने उसको ले लिया पॉजिटिव, अगर वो लेफ्ट में जा रहा है तो उसको मान लेते हैं नेगेटिव, अपने फ्रेम ऑफ, अपने कन्वेंशन के हिसाब से। सपोज द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू इन फिगर 3.1, ठीक है, दिस इज़ द फिगर, हमारा फिगर है ये आपकी NCERT बुक में। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या बोला है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, पी ये रहा पॉइंट, क्यू ये रहा पॉइंट, 360 एंड ये कितना है 240। अब इसकी पॉइंट की पोजीशन हमने बता दी, ये कहाँ पर है 360 मीटर पर और ये 250 मीटर पर। सिमिलरली द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर की कितनी है 120 मीटर। अभी हमने सिर्फ क्या बताया है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, वो उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन सी जगह पर है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पाथ लेंथ, ठीक है। पाथ लेंथ समझने के लिए मोशन, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हमने कंसिडर कर लिया, हमने एक्स एक्सिस ही चूज़ करा। जब भी हम पूरे स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे ऑफ द कार मोशन, एंड द पॉइंट वेयर द कार स्टार्टेड इज़ मूविंग, हमने जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ से हमने मान लिया कि एक्स 0 है और टाइम भी 0 है, और पी क्यू आर अपनी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइम पर वो पहुँचेगी, ठीक है। तो कोई टू केस कंसिडर कर लिए हमने। पहले केस में कार कहाँ जा रही है, O to P, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार कितना हो गया 360 मीटर, एंड इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, पाथ लेंथ। जितना उसने डिस्टेंस कवर किया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, जो उस केस के लिए बताई हुई है, उसको हम उसका कहते हैं पाथ लेंथ। क्लियर? देखिए अब हम डायग्राम से देखते हैं इसको।
ओ पॉइंट पर हमारा ये ओरिजिन है जहाँ से -0 स्टार्ट हो रहा है, और ओ से कहाँ तक गया, ओ से ये ट्रैवल किया उसने पी तक। तो ये जो पॉइंट है ये 360 मीटर, जो ओ पी है उसका वैल्यू क्या है 360 मीटर। तो ये क्या होगी उसकी पाथ लेंथ, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट केस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, वो कार मूव फ्रॉम ओ टू पी और वापस से बैक टू पी एंड टू क्यू। पहले ओ से पी गई और फिर पी से क्यू गई, तो उसके बाद अब वो उसका पाथ लेंथ कितना हो गया, ओ से पी तो ओ पी, और पी से क्यू तो फिर प्लस पी क्यू, तो 360 मीटर, और पी से क्यू कितना है 120, तो टोटल कितना हो गया 480 मीटर। टोटल पाथ लेंथ के लिए हमने उसको ऐड कर दिया। देखिए ओ पी, ओ से लेकर पी तक गया, कितना हुआ था 360 मीटर। अब पी से क्यू कितना हो गया उसका, ये यहाँ से 360 से 240 माइनस, देखिए सिर्फ कितना 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 है ये 40 40 40, तो 120 मीटर। अगर मुझे टोटल बताना है इनका तो ये कितना होगा ओ पी प्लस पी क्यू विच इज़ 360 प्लस 120, इट इज़ 480 मीटर। ये सेकंड की फर्स्ट केस के लिए था बस, और ये हमारा सेकंड केस में यहाँ पे सिर्फ O2P है और यहाँ पे O2P और फिर Q तक। ये हमारी क्या है, बात कर रहे हैं हम इस केस में पाथ लेंथ। क्लियर? अभी हम सिर्फ पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। पहले हमने बताया था पोजीशन क्या है, सिर्फ पोजीशन के लिए पोजीशन वर्ड बोल दिया था, कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे और उसका जहाँ पर वो जगह है तो उसकी वैल्यू बता दी थी। उसके बाद हमने बात करी पाथ लेंथ की, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक उस केस के लिए उतना उसका पाथ लेंथ है। सो पाथ लेंथ एक क्वांटिटी है। अब हमने इसमें कहीं पे भी कोई डायरेक्शन नहीं बोली, तो ये पाथ लेंथ एक क्वांटिटी है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज़फुल है? डिस्प्लेसमेंट एक अनदर क्वांटिटी है जिसमें पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, मतलब उसकी चेंज इन पोजीशन को भी रेफरेंस करता है, और ये पर्टिकुलरली डायरेक्शन भी इंक्लूड करता है इसमें। और पाथ लेंथ में यही डिफरेंस है, इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बताते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल लेट कंसिडर कर लिया कि सपोज इनिशियली उसकी पोजीशन, दो पोजीशन है x1 टू x2 विद द पोजीशन ऑफ टाइम t1 एंड t2। t1 टाइम पर वो x1 पर है और t2 टाइम पर वो x2 पर है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट हो जाएगा, डेल्टा x के थ्रू, और टोटल टाइम कितना लिया वो डेल्टा t के थ्रू। डेल्टा x होगा हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1, एंड डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है जो किसी भी क्वांटिटी में चेंज के लिए यूज़ करते हैं। कभी भी चेंज आता है तो हम डेल्टा को यूज़ करते हैं। इन फुल फिजिक्स 11th एंड 12th कभी भी आपको डेल्टा, जनरली हम मोस्टली मैक्सिमम केसेस में वी यूज़ इट फॉर द चेंज इन एनी क्वांटिटी। दिस यू हैव टू रिमेंबर। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए समझना ईजी रहेगा। अगर x2 की वैल्यू बड़ी है तो आपकी डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। और अगर x2 की वैल्यू कम है और x1 की ज़्यादा है तो आपका डेल्टा x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस में हम बता सकते हैं वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी आ रही है, वैल्यू हमारी नेगेटिव भी आ सकती है। तो उस केस में मतलब है कि उसमें वैल्यू तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, नंबर तो है ही, और इसके साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं वेक्टर्स, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। क्लियर? ऐसे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं। भी और डीप में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। प्रेजेंटली हम क्या डील कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, और इस मोशन को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, वन डायमेंशन देर आर ओनली टू, एक वन डायमेंशन में सिर्फ दो टाइप की डायरेक्शन हो सकती है। जब कोई एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट रास्ता है, तो या तो उसमें आप फॉरवर्ड मूव करोगे या फिर बैकवर्ड मूव करोगे। तो यही दो डायरेक्शन पॉसिबल है इस केस में। यही बताया इसमें कि ओनली दो डायरेक्शन है, या तो वो पॉजिटिव साइड जा रहा होगा या नेगेटिव साइड, जो आपने रेफरेंस लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। अगर वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो आपने रेफरेंस लिया है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट में जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही इसका एग्जाम्पल अगर मैं O2P बोलूँ, O2P जो हमने पहले भी बात किया था, O2P मैंने अपना डायरेक्शन लिया हुआ है तो ये क्या है, प्लस 360 मीटर, मतलब ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स डायरेक्शन में प्लस साइन में है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, हमें इसकी डायरेक्शन पता लग गई। और दूसरे केस के लिए अगर बोलें सिमिलरली, तो 240 में से
P टू Q, P से Q जा रहे हैं हम, ठीक है। तो P से, अब P पे जो वैल्यू है वो कितनी है 360 मीटर, ठीक है, और उसको माइनस करेंगे किस में से 240 में से, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है -120 मीटर। आंसर वही है 120, बट अब इस टाइम आंसर में 120 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी आपकी 240 और 360, वैल्यू उसने कितना कवर किया P टू Q, उसने सॉरी O2 इनिशियल पोजीशन कितनी थी उसकी, सॉरी पहले वो सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम P टू Q, P से लेकर Q तक उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। तो अब फाइनल पोजीशन है उसकी 240 और जहाँ पहुँचा कहाँ पे है वो फाइनल होगी Q 240, बाद में 2Q है तो वही वैल्यू 240 ही वैल्यू ले रहे हैं हम, x2 वैल्यू, ठीक है, ये है x2 क्योंकि ये बाद वाली है और ये है x1 क्योंकि ये पहली वाली है। 240 माइनस 360 तो आपकी वैल्यू क्या होगी -120 मीटर, ठीक है। बस माइनस साइन ये बता रहा है कि वो अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसे वो इनिशियली उसका डायरेक्शन था। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वेक्टर नोटेशन इन डिस्कसिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन। हम वेक्टर को जनरली दूसरे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बट वन डायमेंशन में वो यूज़ करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्प्ले पाथ लेंथ ट्रांसफर्स बाय द ऑब्जेक्ट। ज़रूरी, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल आए, कभी इक्वल आ भी सकता है और कभी इक्वल नहीं भी आ सकता। तो मोशन ऑफ द कार O टू P तो हमारा 360 मीटर ही आया, इस केस में तो हम कह रहे हैं कि दोनों सेम हैं। बट P टू Q में आप पहले देख सकते हो उसमें कितना आया था 480 मीटर आया था पाथ लेंथ में, और उसमें कितना आया था हमारा 240 माइनस 0, तो ये कितना है 240 मीटर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए 240 मीटर और उसका पाथ लेंथ के लिए कितना आया था 480 मीटर। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट आपका मोशन का कभी 0 भी हो सकता है अगर वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाए जिस पोजीशन पे वो इनिशियली था, तब तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ही नहीं। सपोज़ हमें बोले कि ये हमारा पॉइंट है, इस पे वो पहले इधर गया और फिर वापस घूम के इधर आ गया, इनिशियल पोजीशन भी यही है और उसकी फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनके बीच में उसी पॉइंट से गया और उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो ना ही कोई डिफरेंस तो आया ही नहीं। जब ऐसा केस आता है जो इनिशियली उसी पॉइंट पे था और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। ऐसे केसेस में ध्यान रखना है, बट पाथ लेंथ में कभी नहीं होता ऐसे, पाथ लेंथ में हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्लियर। अब इसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है उसी केस के लिए कि पाथ लेंथ तो 360 कितना हो गया, रूट डबल हो जाता है वो 720 मीटर, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है 0। अब मोशन हम पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से भी बता सकते हैं। मोशन एक स्ट्रेट लाइन में से एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, एक्स और टाइम मतलब टाइम के साथ एक्स की कोऑर्डिनेट्स कितने वेरी कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ हम इसको बोल रहे हैं। एंड लेट अस कंसिडर ए सिंपल केस जहाँ पर एक स्टेशनरी केस इन विच ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी है, कार बहुत स्टिल है 40 मीटर तक, तो वो क्या होगा जब वो एक ही पोजीशन पर है काफ़ी टाइम से, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हर 10 सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रही है फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसे टाइप के मोशन जो प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है बट शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम कह सकते हैं, तो उसमें हम वैसे मोशंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे दे रखा है कि टाइम भी उतना जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वली बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। देन अब हमने से जो थर्ड ग्राफ है, लेट अस कंसिडर अ मोशन ऑफ अ कार फ्रॉम द पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टाइम t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन t, मतलब टाइम 0 है, ओरिजिन O से वो स्टार्ट कर रहा है, पिकअप पहले उसने स्पीड पिकअप कर ली 10 सेकंड्स तक, देर आफ्टर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड रही 18 सेकंड्स तक, फिर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और फाइनली कार हमारी रुक गई t 20 सेकंड्स पर, उसने इतना डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। इनिशियली स्पीड अप पिकअप करी, कुछ टाइम तक स्टेबल रही और फिर बाद में वो रुक गई, ठीक है। तो इनिशियली वो स्पीड पिकअप करी, कुछ टाइम तक वो यूनिफॉर्म थी मतलब स्टेबल रही, और फिर वह बाद में उसने डिस्टेंस तो इतना ही कवर कर लिया, फिर वो रुक गई, तो मतलब वो पैरेलल होता चला जा रहा है ऐसे करके।
अगर वो फाइनली रुकी रही है तो, ठीक है। तो तीनों ग्राफ बेसिकली हमने इसमें कवर कर लिए। एक कार की मोशन को इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ था, स्पीड इंक्रीज़ हुई तो वो बढ़ रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन है तो वो स्लांटली जा रहा है, जैसे हमने इस ग्राफ में बी पार्ट में देखा था। और थर्ड में उसकी वो रुक गया है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है। सो ये आपके टर्म्स थे कुछ, डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ एंड व्हाट वाज पोजीशन, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको हर एक टर्म, वेक्टर, रेक्टिलिनियर मोशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। If you have any doubt in this chapter till now, just please ask in the comment section, and let's just revise for 2 minutes कि हमने क्या क्या कवर किया है आज। हमने आपको इनिशियली बताया वीडियो में कि रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन क्या होता है, उसके बाद पोजीशन बताया। पोजीशन बेसिकली उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस हम पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। देन उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। उसके बाद हमने बताया आपको कि पाथ लेंथ क्या होता है, पोजीशन क्या है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 1 डायमेंशन में वेक्टर को डिनोट करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। और पोजीशन टाइम ग्राफ बताया जिसमें हमने 3 केसेस डिस्कस करे थे, एक स्टेशनरी, एक यूनिफॉर्म मोशन, एंड थर्ड एक रैंडम मोशन जिसमें स्पीड इंक्रीज़ हुई, यूनिफॉर्म हुआ और फिर बाद में स्टॉप हो गया। क्लियर। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। And if you have any doubt, please ask in the comment section, and kindly share this video with all your friends and share your feedback.